तो अब तक आपने देखा कि अविनाश घोड़े से गांव में वापस आ जाता है और गांव में जैसे ही वो वापस आता है वो पूछता है कि मधुराक्षी कहाँ है। उसको पता चलता है कि वो हवेली से काफ़ी दशकों से नहीं निकली और वो वापस उस हवेली में उससे मिलने जाता है। उन दोनों के बीच में मुलाकात होती है। दोनों काफ़ी गहरा कन्वर्सेशन करते हुए नज़र आते हैं। अब आगे। हाँ, जानता हूँ कि कुत्ते फिरौती के लिए आए हैं और उन कुत्तों के लिए मैं, अगर सरकार बेबस है तो हमें ही उनसे लड़ना होगा। मुझे उनके अड्डे पर जाना होगा। जो बारूद मैं साथ लाया हूँ उसे उनके ठिकाने पर बिछाकर सारे दरिंदों को उड़ा दूंगा। तभी मधुराक्षी बोलती है, तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर पाओगे और वो तुम्हें ऐसा करने देंगे? तभी अविनाश कहता है, मैं एक दोस्त से ट्रेनिंग ले रहा था जो इंडियन आर्मी में मशीन कमांडो है। सालों का पता भी नहीं चलेगा कि उनके साथ क्या हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ। तभी अविनाश दूरबीन से उन सबको देख रहा होता है। लड़कियों के लिए आए हैं आरामी, इस दरिंदगी का नामो निशा मिटा दूंगा, वादा रहा। तभी मधुराक्षी कहती है, ये हर दम का है, हर 6 महीनों पर टाइम से आ जाते हैं और मनचाही लड़की को उठाकर रवाना हो जाते हैं। जानती हूँ ये सब खत्म जरूर होगा, लेकिन सीधे तरीके से या किसी और, पता नहीं। ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह का, तुम्हारे अपमान का सबका बदला लूंगा, बदला या मौत, जो भी मिले। तभी मधुराक्षी पीछे से बोलती है, ऑल द बेस्ट अविनाश, इसके अलावा कुछ भी दे भी तो नहीं सकती। हमारी मंजिलें एक हैं लेकिन रास्ते अलग। तभी जाते जाते वो कुछ पल के लिए रुक जाता है और कहता है, मधुराक्षी, इन सब के बाद क्या तुम मुझे? तभी मधुराक्षी रोते हुए कहती है, अगर याद जब भी यह खत्म हुआ, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा जिंदगी के लिए। ये तुम्हारी जंग नहीं है अविनाश, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं है। अगर हम कामयाब हो भी गए तो तुम उस मधु को नहीं पाओगे जिसे तुम जानते हो। बेहतर यही है कि तुम अपनी ज़िंदगी जियो। मैं तो मर उसी दिन गई थी जब उन राक्षसों ने मेरे जीने का सिर्फ एक ही मकसद है, बदला। इसके पूरा होते ही मेरी ज़िंदगी खाली हो जाएगी, जीने की कोई वजह नहीं बचेगी। तभी अविनाश वहाँ से निकल जाता है और वो बूढ़ी अम्मा और मधुराक्षी वहीं पर खड़े होकर अविनाश को देखते रहते हैं। तभी मधुराक्षी कहती है, अलविदा अविनाश। तभी अविनाश रास्ते पर घोड़े के पास जाकर बोलता है, गर जीना ना रहा साथ, तेरी यादों से जी लेंगे, ये जहर जुदाई का घुट घुट कर पी लेंगे। तभी मधुराक्षी गेट को बंद कर लेती है और पीछे बूढ़ी अम्मा बोलती है, सुंदर नारी देख भली, करे घोर उत्पात, मरे कटे पागल बने, ऐसी मर्द की जात। जोरदार, दोबारा उसके बारे में कुछ कहा तो समझ गई ना? मधुराक्षी गुस्से में बूढ़ी अम्मा का लिबास पकड़ लेती है और बोलती है, हाँ हाँ ठीक है मधु, नहीं अब मैं कुछ नहीं कहूँगी, हाँ मैं कुछ नहीं कहूँगी। अविनाश उन गुंडों का पीछा करते हुए काफ़ी आगे निकल जाता है और एक पेड़ के पीछे से छुपकर देखता है, हरामखोरों का पीछा करता हूँ, तभी इनके अड्डे पर पहुँच पाऊंगा। ओए वो मेरी आइटम है, ओए घंटा तेरी आइटम है चौरे, तेरी आइटम कैसा हुआ है? तभी दूसरी तरफ मधुराक्षी उस काला जाल को सीखने में तैयार है और बूढ़ी अम्मा बोलती है, वक्त आ गया है मधु, तारे एक सीध में हैं, यही आह्वान की घड़ी है। हाँ मैं तैयार हूँ, बलि तैयार करो। यह तो बस 4 हैं, उन्हें लुभाने का उम्मीद करती हूँ तू असली बलि देने में हिचकिचाए। दूसरी तरफ अविनाश घोड़े पर गुस्से से चढ़ता है, आज दरिंदों की खैर नहीं, इस बारूद की आग से। तभी उस हवेली में मधुराक्षी और वो बूढ़ी तांत्रिक औरत वहां से एक बकरी को उतारते हैं ताकि वो उसकी बलि दे सके। दूसरी तरफ अविनाश घोड़े पर
भागता हुआ उनका पीछा करता है। उनके मौत की दास्तां लिखूंगा। दूसरी तरफ मधुराक्षी उस बकरे की गर्दन को काट देती है और उसके खून को घुमाते हुए पूरी चारों तरफ एक गोला बना देती है और उसमें लिखा होता है कारवां। तभी मधुराक्षी कहती है, इस घड़ी का मुझे ना जाने कब से इंतजार था। इन 2 भयानक सालों में पहली बार मुझे खुशी का एहसास हो रहा है। तभी कुछ दिनों बाद बहुत जोरों से हवाएं चलने लगी। गांव का एक व्यक्ति बोलता है, ये तो भयंकर तूफान लगता है, मर गए। हे भगवान, वो देखो, भागो भागो, अरे भागो, ये क्या हो रहा है। तभी वो बूढ़ी औरत खुश होकर बोलती है, खेल शुरू हो गया है। बिजली गरजने लगती है। एक अलग सा अंधियारा का माहौल हो चुका है। तभी मधुराक्षी बोलती है, बारिश की एक बूंद तक नहीं। तभी नाचते हुए वो बूढ़ी औरत बोलती है, घबरा मत, बारिश तो होगी ही पगली, लेकिन लाल बारिश। तभी झोपड़पट्टी से झांक रहा एक व्यक्ति बोलता है, अरे तूफान जा रहा है। दूसरा बोलता है, हाँ तो जाने देना, अजीब है यार, बस यूं ही आया और गायब। हाँ, ऐसा हो नहीं सकता वैसे। तभी, यार ऐसा तूफान मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा, और बारिश भी नहीं हुई यार। हाँ? ईश्वर ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया है, बारिश तो दूर, थूकना भी नहीं चाहते। तभी एक मधुर बांसुरी की लय सुनने में नजर आती है। सभी गांव वाले चौंक जाते हैं और वे ध्यान से सुनने लगते हैं। एक बहुत ही प्यारी सी मधुर धुन हमारे आसपास गूंजने लगती है। दिखाई देता है कि 4-5 ट्रक, 2-3 गाड़ियां और एक बाइक पर सवार मोटा सा भालू जैसा आदमी नजर आता है। तभी एक बोलता है, रहस्य, रोमांच, नाच गाना, आतिशबाजियां, अजूबे, आ गई रे आ गई भैरवी नौटंकी कंपनी, क्यों बैठे हो खाली, बजाओ रे ताली। तभी बाइक पर सवार एक मोटा आदमी बोलता है, चंबल की घाटी में ऐसा कार्यक्रम आपने कभी नहीं देखा होगा, तो मौका को ना गवाएं। तभी गांव वाले असमंजस में रह जाते हैं और वो देखने लग जाते हैं कि आखिरकार नौटंकी और यहाँ इस वक्त कैसे हो सकता है भाई, है? तभी वहाँ एक बूढ़ा और समझदार व्यक्ति उस गाड़ी वालों के पास जाता है और बोलता है, गलत गांव में घुस आए हो बाबू, दिखता नहीं है का देवगढ़ जश्न मनाने की हालत में नहीं बल्कि मौत के कगार पर है। तो मैं यहाँ से चवन्नी नहीं मिलने वाली, जले पर नमक मत डालो, कहीं और जाकर पैसे कमाओ। तभी एक गेट खुलता है और पायल पहनी हुई लड़की का पैर बाहर आता है। तभी वो लड़की पूरी तरह से बाहर निकल आती है और बोलती है, गम ए समंदर में जो इस खुशियों की दे दी धूप, इससे बेहतर, इससे दिलकश कोई नज़ारा क्या होगा, क्यों मुखिया। तभी मुखिया के चेहरे से उस लड़की को देखने के बाद नजरें हटती नहीं हैं और वो बोलने के लायक भी नहीं रहता। मैं क्या कहूँ, आप लोगों के साथ जो हुआ उसका हमें अफसोस है, इसलिए जब तक आप हमें अनुमति नहीं देंगे तब तक हम आपके गांव में नहीं आएंगे, लेकिन आपकी खिदमत में जो पेश करने वाले हैं उसका दीदार तो करा ही सकते हैं। क्या? तभी वो खूबसूरत औरत बोलती है, फाटक खोल दो, जरा मुखिया जी भी तो देखें हमारा बेशकीमती खजाना। वो मोटा भालू जैसा गंजा आदमी बोलता है, जरूर मालकिन, पेश है वो जिन्हें देखकर बड़े बड़े राजा महाराजा और सुल्तान भी अपना सब कुछ लुटा दें। दीदार करें जन्नत की उन अप्सराओं का जिन्हें देखना मौत के बाद भी संभव नहीं है। हाँ, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कहानी जारी रहेगी।